हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी बुक के चैप्टर नंबर 13 का आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 का नाम है जीव एवं समष्टियाँ। ठीक है, जीव एवं समष्टियाँ, इसके आज हम लोग टॉप बीबी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में याद हो जाए। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर क्लिक करें। ठीक है, आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ाएंगे। ठीक है, ज़्यादा स्पीड नहीं बोलेंगे, उससे आप लोगों को दिमाग से बाहर हो जाता है, इसलिए हम आराम आराम से पढ़ेंगे, समझते हुए चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। एक नंबर में क्या करा है, एक नंबर में करा है कि जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं। बताइएगा, जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं। तो जलमग्न पौधे में रंध्र जो रहते हैं आपका किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जरूर इसका आंसर मिलाइएगा जो आप लोग आंसर दिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 2 नंबर में क्या करा है। 2 नंबर में निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है। तो जंगली घास जो होता है आपको जलकुंभी होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जलकुंभी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। बताइएगा, प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण होता है। तो यह जो होता है आपको किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता होती है। ओके, इसका ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 में क्या करा है। जैसा कि आप 4 नंबर में देख रहे हैं, कारा मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। बताइएगा, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो मरुस्थलीय अनुकूलन का जो उदाहरण है वो आपका है अगेव एवं नागफनी। कौन है, तो अगेव और नागफनी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, 5 नंबर में करा है निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। बताइएगा, निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं हम लोग, तो स्वापोषी पोषण के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि शैल क्रामक होता है। बताइएगा, शैल क्रामक क्या होता है। तो शैल क्रामक जो होता है आपका जीव रहित और नग्न चट्टानी प्रदेश होता है। ओके, यानी जीव रहित और नग्न चट्टानी प्रदेश होता है शैल क्रामक। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है कि मिमिक्री की उपयोगिता। बताइएगा, मिमिक्री की उपयोगिता क्या है। तो मिमिक्री की जो उपयोगिता वो आपको छिपने के लिए होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छिपने के लिए। 8 नंबर में कह रहा है कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। बताइएगा, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है संतुलित क्षेत्र में। ओके, चरम समुदाय किस में पाया जाता है, तो संतुलित क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 9 नंबर की ओर ध्यान दिएगा। 9 नंबर में क्या कर रहा है, 9 नंबर में कह रहा है किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनाता है। बताइएगा, किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका क्या बनाता है। तो इसका क्या बनाने वाला है, तो इसका बनाता है आपका पर्यावरणीय नीके बनाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर्यावरणीय नीके। किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास क्या बनाता है, तो पर्यावरणीय नीके बनाता है। 10 नंबर में कह रहा है कि अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है। बताइएगा, अधिकतम वृद्धि दर किस में पाई जाती है। तो यह जो पाई जाती है आपको एक्सपोनेंशियल अवस्था में। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल अवस्था में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में देखिएगा क्या करा है। 11 नंबर में करा है निम्न में से किस आवास से मृदा सतह का दैनिक तापमान अत्यधिक बदलता है। बताइएगा, निम्न में से किस अवस्था में मृदा सतह का दैनिक तापमान अत्यधिक बदलता है। सबसे ज़्यादा दैनिक तापमान किस में बदलता है, तो रेगिस्तान में बदलता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, रेगिस्तान। 12 नंबर में करा विज्ञान जो अनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है। बताइएगा, विज्ञान जो अनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जाइकोलॉजी कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीकोलॉजी,
जीकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में कह रहा है कि सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाते हैं, यह क्या कहलाता है बताइएगा। सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाते हैं, यह क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं शीत निष्क्रियता कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शीत निष्क्रियता। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 14 नंबर में। 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि पारस्परिक आश्रय होता है, बताइएगा पारस्परिक आश्रय क्या होता है? तो पारस्परिक आश्रय जो होता है तितलियों तथा फूलों के बीच होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तितलियों तथा फूलों के बीच। 15 में कह रहा है कि कवक मूल उदाहरण है, बताइएगा कवक जो है मूल उदाहरण है, किसका मूल रूप से उदाहरण है? तो कवक जो होता है सहजीवी संबंध का मूल उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सहजीवी संबंध। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर में। 16 नंबर में कह रहा है कि अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं, बताइएगा अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या होते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं लवणोद भित्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लवणोद भित्ति। ओके, 17 में कह रहा है कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, बताइएगा पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो कौन नहीं पाए जाते हैं? तो बबूल नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है, बताइएगा कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है राइजोफोरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, राइजोफोरा ये आपको मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 नंबर में कह रहा है कि वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है, बताइएगा वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा क्या होती है? तो इओलिन होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इओलिन। 20 में कह रहा है कि जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं, बताइएगा जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होते हैं, बताइएगा किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होते हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा। यानी किन कारणों से आबादी जो है सदा परिवर्तनशील होते नहीं बदलते रहते हैं? तब भौतिक और जैविक क्रिया के कारणों के भौतिक और जैविक क्रिया के कारण आबादी सदा क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर में। 22 नंबर में कह रहा है कि आबादी के अध्ययन में किन कारकों का अध्ययन जरूरी है, बताइएगा आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी है, बताइएगा आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी है? तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान जरूरी है आपको वो सभी पर होना चाहिए, उपरोक्त में से सभी। ओके, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सदस्यों की संख्या तथा प्रकार पर, निश्चित क्षेत्र का आकार पर होना चाहिए और निश्चित समय पर होना चाहिए। ओके, ये सभी इसके लिए जरूरी है। ओके, आबादी के अध्ययन के लिए। 23 में कह रहा है हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, बताइएगा हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो हवा के वेग को हम लोग एनीमोमीटर के नाम से एनीमोमीटर के यंत्र से मापते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनीमोमीटर। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों को सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का एक काम जरूर रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाए, जिसका लिए लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों का बहुत सारा बुक का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, ऐसा ही ऑब्जेक्टिव आप लोगों का कंप्लीट कराया गया। ठीक है, और जो भी आप लोगों को कंप्लीट करा रहे हैं सारा आपका 2024 के एग्जाम के लिए, इसलिए आप लोग इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।